हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग सेकेंड क्लास संख्या पद्धति का दूसरा क्लास है ये। जैसे कि हम वादा किए थे कि सब क्लास देंगे, तो स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलो ज़्यादा वक्त को बर्बाद नहीं करते हैं और हम अपने काम पे लग जाते हैं। तो देखो, ये एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.2 है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए कथन असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा संख्या है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तीसरा क्वेश्चन है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये तीन क्वेश्चन है, तीनों का एक तो आंसर बताना है कि ये सत्य है या असत्य, और उसके साथ साथ उसका कारण देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये कितना आसान होगा और किस तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम एक एक करके इसको करते हैं। देखो यहाँ पे लिखते हैं जैसे ये क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम जब इतना बार कल बताए कि वास्तविक संख्या क्या है, नहीं है, किसको बोलते हैं, हम पिछले क्लास में बोल चुके हैं। तो पढ़ते आना रेगुलर, ये रेगुलर बच्चों के लिए ही है, इसको ट्यूशन का जरूरत नहीं होगा। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो यहाँ बोला गया है ना, अपरिमेय संख्या होता है जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते, और वास्तविक संख्या होती है वे सभी संख्याएं जिसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो संख्या रेखा पर अगर वास्तविक संख्या है, क्या है, अरे क्या, सॉरी, अगर वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, कल शिकायत आया था कि थोड़ा छोटा लिख रहे हैं सर, इसलिए थोड़ा बड़ा लिख दिया। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होता है जिसको संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, यानी कि सीधी तौर पर उसमें परिमेय भी हो सकता है। वास्तविक संख्या मतलब परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यानी कि दोनों का जोड़ ही क्या है, वास्तविक संख्या है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगा ही, क्योंकि अपरिमेय और परिमेय दोनों मिलकर ही तो वास्तविक बनाते हैं। तो प्रत्येक अपरिमेय तो वास्तविक संख्या होगा ही, परिमेय संख्या भी वास्तविक होगा, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक होगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे सत्य। यहाँ क्या लिखेंगे, सत्य। और कारण क्या देंगे कि वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही है। क्लियर, इसको लिख लोगे। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। देखो संख्या रेखा में कौन कौन बिंदु रहता है, एकदम दे समझो। संख्या रेखा, ये मान लो एक हम लोग रेखा दे दिए, ठीक, ये क्या है 0 1 2 3 4 -1 -2, इधर बढ़ता हुआ चला जाएगा, इधर भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। बात का मतलब है कि ये संख्या रेखा हो गया। तो संख्या रेखा का जितना भी नंबर, सर 1, हाँ तो ये तो √1 का वैल्यू है सर, यस सर, कोई बात नहीं। 2 किसका है सर, √4 का वैल्यू है। तो आप कैसे बोल सकते हैं रूट, दुनिया का कोई भी वैल्यू लीजिए सर, यानी कि 9 का वैल्यू कितना होता है 3, ये भी किसी एक का होता है, 1 का ही होता है, -1, फिर होता है -2 किसका होता है, 4 का होता है। लेकिन बात तो है कि रूट एक प्राकृतिक संख्या है। और ये भी बोल देगा कि सर √4 का वैल्यू तो +-2 होता है, तो 2 भी तो हो गया। तो देखिए ना, 2 हो या -2 हो, सारा नंबर तो आपका इसी √m के फॉर्म में होता है। तो ये असत्य होगा कि सत्य, तो इसका आंसर होगा असत्य। असत्य क्यों होगा, देखो अगर उस तर्क को देखा जाए, ध्यान से समझो, क्लियर हो, देखो बहुत कुछ सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, टेंशन मत लेना, क्लास लेते रहना, पूरा रेगुलर हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो √m के रूप में होता है, लेकिन √m के रूप में नहीं होता। तुम लोग यहाँ पे जितने भी नंबर देख रहे हो सब √m के रूप में होता है। 1 भी √1 का वैल्यू, 0 का √0 का वैल्यू, सर m तो प्राकृतिक संख्या ही है, यानी कि इसका बात सही है। नहीं, देखो 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर है, सॉरी
1 और 2 के बीच में बहुत सारा नंबर है कि नहीं है? तो बात है 1 और 2 के बीच में अगर बहुत सारा नंबर है तो वो जरूरी नहीं कि रूट अंडर m के रूप में हो भी सकता है, नहीं हो सकता। जैसे रूट अंडर मान लो रूट अंडर 4.3, तो 4.3 कुछ तो वैल्यू होगा, कुछ वैल्यू होगा कि नहीं होगा? चलो इसको नहीं समझ में आता है 1 पॉइंट या 14.4, ठीक, इससे समझ में आएगा? नहीं आएगा, कोई बात नहीं। चलो यहां पे करो 1 पॉइंट, एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जैसे ये हो गया रूट अंडर बाबू 1.44, इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, यानी कि देखो इसको कैसे निकलेंगे, ये पॉइंट को हम लोग इस तरह से हटाते हैं, यहाँ 1 और इसके बदले में 2 को 0, कितना हो गया? रूट अंडर 144 और बटे कितना हो गया? 100, तो 144 का हो गया 12 बटे इसका हो जाएगा 10, यानी कि 1.2। तो बात है कि 1.2, तो ये तो वैल्यू निकला 1.2। अगर वैल्यू निकला तो ये तो कहीं ना कहीं संख्या रेखा पर होगा, संख्या रेखा पर होगा कि नहीं? और अगर संख्या रेखा पर होगा यानी कि संख्या रेखा पर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। तो प्रत्येक बिंदु अगर रूट m के रूप में होता है यानी कि 1.2 भी रूट 1.144 का वैल्यू हो गया 1.2 निकला। तो देखो रूट अंडर m के रूप, लेकिन यहाँ पे एक कारण क्या बोल दिया, m एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे क्या बोला है? m एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन यहाँ पे तो m प्राकृतिक संख्या नहीं है, उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, और जिसका वैल्यू निकल जाए उसको तो हम लोग संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। ये थोड़ा लंबा था, जिसको समझ में नहीं आया तो बोलना, फिर दूसरे क्लास में इसको क्लियर करेंगे और अच्छा से, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं सिर्फ वो क्वेश्चन पढ़ने का मतलब नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ के खत्म कर दिए। मेरे क्लास वही बच्चों के लिए है जिसको लगे कि हमको पढ़ना है और 9th पढ़ने के बाद किसी को जवाब दे सको कि ये हाँ या ना, सिर्फ आंसर नहीं, कि वो क्वेश्चन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रीजन है। अगर नहीं समझा पाते हैं तो क्लास में बोल देना कि हाँ नहीं हो पाया हमसे। मैथ को पढ़ने के बाद मैथ से प्यार हो जाना चाहिए। तो देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इसको हम लोग क्या लिख देंगे, तब असत्य लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे? असत्य लिख देंगे। ठीक है, हम लोग इसको क्या लिखेंगे? असत्य। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य। दूसरा नंबर का क्वेश्चन हो गया हम लोग का, क्या हो गया? असत्य। क्या हो गया? असत्य। क्यों? क्योंकि एक और दो परिमेय संख्याओं के बीच में ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जिसका वर्गमूल रूट m के रूप में है, लेकिन m एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर? अब बात को समझो, यानी कि वो भी असत्य हो गया। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये तो देख के ही तुम ही लोग बोल दोगे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या कैसे होगी? यानी कि वास्तविक संख्या वह संख्या जिसे हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो बाबू रे अगर दर्शा सकते हैं तो ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, -2। तो देखो 2 भी संख्या रेखा पर है, 3 भी संख्या रेखा पर है, 1 भी है, -1 भी है, -2 भी है। तो जितनी भी संख्या है अगर संख्या रेखा पर है तो सबसे पहले तो वो वास्तविक संख्या है। तो क्या एक परिमेय संख्या नहीं है, दो परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या को हम क्या लिखने नहीं सिखाए थे, क्या डेफिनेशन है क्या नहीं है? यानी कि ये गलत होगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या है? असत्य है। हाँ, अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। तो हम लोग का 1 नंबर का ये क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिए? क्लियर कर लिए। अब बात को समझो ये क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कितना आसान क्वेश्चन है। देखो बोलता है क्या सभी धनात्मक, ध्यान से देखो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है? तो सबसे पहले नहीं, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक हम लोगों का 4 है, और अगर हम लोग 4 का वर्गमूल निकालेंगे, 4 का क्या निकालेंगे? वर्गमूल, तो ये क्या होगा?
2 और 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। यानी कि सबसे पहले देखो सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होता है, तो लिखेंगे हम लोग नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। और जैसे एग्जांपल में ये दे देना, ठीक है? तो नहीं, और एग्जांपल ये लिख देना √4 बराबर 2, जो एक परिमेय संख्या है। क्लियर? इसके बाद बोल रहा है क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम क्रॉप करके रखे हैं, क्यों? क्योंकि हमको 4 नंबर क्रियाकलाप के लिए है, वो इंपॉर्टेंट है नहीं। अब इसे हम लोगों का क्वेश्चन क्या हो गया, ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जानने के लिए भी और समझने के लिए भी कि कौन सी रेखा को हम लोग अपरिमेय हो या परिमेय हो या पॉइंट वाला हो या रूट के अंदर संख्या रेखा पर क्या दर्शा सकते हैं। तो इस टॉपिक से जानने से पहले हम बार बार बोलें कि क्वेश्चन को, तो हम लोग आते हैं पहले समझते हैं कि संख्या रेखा पर दर्शाना क्या होता है। 8 में पढ़े हो नहीं पढ़े हो उससे कोई मतलब नहीं है। देखो बाबू, अगर यहां से मैथ पढ़कर अगर तुमको थोड़ा सा भी लगे कि हम समझा नहीं पा रहे हैं तो बोल देना, क्योंकि ये मेरे लिए भी अच्छा होगा और तुम्हारे लिए भी, ताकि हम पढ़ा रहे हैं तो समझा पाए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आए। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं मेरा भी कमजोरी है। कमेंट करना, सोचना कि घर में बैठकर एक होम ट्यूशन कर रहे हैं। चलो देखो, अब जैसे हम लोगों का ये क्या है, संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, दिखाइए। हम लोग दिखाएंगे, तो दिखाने से पहले आते हैं हम लोग √2 पर, √3 पर और √5 पर फिर आएंगे। यानी कि पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि संख्या रेखा पर √2 को निरूपित कीजिए। √2 को निरूपित कीजिए। देखो निरूपित कीजिए, या फिर जो भी हो, √3 हो √5 हो, सारा सीख जाओगे कैसे होगा। संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। निरूपित करने का मतलब क्या होता है, जैसे दिखाना, निरूपित की कहाँ है। जैसे ये क्या हो गया, ये संख्या रेखा हो गया। ये 0 रहता है, 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, -1, -2, -3, -4। वास्तव में जो हम ये 1, 2, 3, 4 दिए ना बाबू, ये क्या किए, ये हम संख्या रेखा पर निरूपित ही किए कि हाँ ये इस पॉइंट इस जगह पर है। यानी कि 0 से सर जितना ही डिस्टेंस आप लीजिएगा उतना ही डिस्टेंस पर 1 होगा, उसके ठीक उतना ही इक्वल डिस्टेंस पर 2 होगा, फिर उतना ही इक्वल डिस्टेंस और लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, हम संख्या रेखा पर दर्शा रहे हैं। अगर कोई बोलेगा 1.5 कहाँ होगा, तो बोलेगा सर 1 और 2 के बीच में जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारा 1.5 होगा। 1.5 होगा, एकदम क्लियर बात है कि ये 1.5 होगा। तो बोलेगा 1.4, तो सर 1.5 से जस्ट यहाँ पे 1.4 होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बोले कि √3, जिसका एक्यूरेट वैल्यू तो हम निकाल लेते हैं, जैसे √3 का वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेट 1.732 और बढ़ता चला जाता है, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाता है। तो एक्यूरेट हम उस पॉइंट को संख्या रेखा पर कहाँ दिखाएंगे कि 1.732 किस जगह पर दिखा पाएंगे। तो इसके लिए मैथमेटिक्स ने एक रूल निकाला है कि हम लोग √2 हो या √3 हो कैसे जानेंगे वो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर है या उतना ही नाप पर है। तो देखो इसको कितना इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन, हम लोग उसको पार कर देते हैं एक क्वेश्चन को, जबकि हम लोगों को इसमें पाइथागोरस का भी थ्योरम पढ़ना पड़ेगा जो 8 में हम लोग पढ़े हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हम लोग अभी समझेंगे कि उस चीज का यूज क्या होता है। कुछ नहीं होता है, हम लोगों का बस पढ़ाई का एक सिलसिला बना दिए हैं कि नहीं आज हम लोग 8 पास कर रहे हैं, कल पढ़ लेंगे, क्वेश्चन को बना लेंगे, खत्म हो जाता है। मैथ वैसा नहीं है। अगर 8, 9, 10 प्यार से पढ़ लोगे ना यार, मैथ से मोहब्बत हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग आते हैं आज रूबरू करवाएंगे मैथ से कि क्या होता है। पूरे क्लास अगर कंटिन्यू ले लिए तो मैथ पढ़ने का अंदाज ही बदल जाएगा। चलो अब जैसे हम लोग आते हैं संख्या रेखा पर, समझ में आ गया निरूपित करने का मतलब कि जिस पॉइंट को हम बोल रहे हैं वो संख्या रेखा पर किस जगह पर है, वही होता है निरूपित करना। जैसे हम बता दिए 2 यहाँ पे है तो ये 2 को निरूपित कर दिए हम, 1.5 यहाँ पे है तो 1.5 को निरूपित कर दिए हम।
इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे कि संख्या रेखा पर √2 कहाँ पर है, √2 कहाँ पर है, √3 कहाँ पर है और √5 कहाँ पर है, जो हम लोगों को बोला गया है। यानी कि सिर्फ क्वेश्चन और सिलेबस पे नहीं, पूरे तरीके से बेस को समझेंगे। ठीक है, चलो देखो अब जैसे आता है इसको हम लोग क्यों करेंगे और कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। सबसे पहले हम उस बेस को बता देते हैं कि आखिर क्या होता है। एक चीज समझ लेना, जो इसका नहीं भी पढ़ा होगा थोड़ा सा ध्यान दो, कि मान लो कोई एक समकोण त्रिभुज, ये क्या है, समकोण त्रिभुज। मेरा वीडियो लंबा होगा बाबू, मैं बाकी टीचरों की तरह शॉर्ट में नहीं पढ़ाऊंगा, सब टीचर अपने अपने जगह है, लेकिन मैं लंबा करूंगा क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन को डीपली दूंगा। ए बी सी, ये 90 डिग्री होता है। हम लोग इस तरह के त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण। और एक लंब और एक आधार होता है। लंब और आधार डिपेंड करता है, यानी कि किस पर निर्भर करता है कि हम किस एंगल से देखते हैं। तो हम उतना नहीं जाते हैं, हम सीधा सा आज अभी शॉर्ट 9th के लिए कि कर्ण ये है। मान लो अगर सी ये थीटा होता है, सामने वाला पी होता है, तो चलो हम लोग इसको हम लोग लंब मानते हैं, अभी उसी का जरूरत होगा। और एक हम लोग इसको आधार मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं। तो देखो एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या आता है, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या होता है, बात को समझो कि अगर इस AC भुजा का कोई स्क्वायर हम लोग करेंगे ना, AC का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। और अगर हमको इसका AC का लेंथ निकालना है तो AC इक्वल टू हम लोग का हो जाता है √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हम नहीं, पाइथागोरस थ्योरम दिया है, पाइथागोरस दिया है। तो बात है हम इसको क्यों बताएं, ये क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। हम चाहते तो 2 मिनट में उसको बनाकर खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं, समझेंगे कि वो कैसे बने। देखो बाबू, जैसे √3, तो सबसे पहले हम लोग एक रूलर को लेते हैं। देखो मान लो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, और एक संख्या रेखा हम लोग एक संख्या रेखा लिए। ये लेने का क्या मतलब होता है, ये एक रेखा ले लिए। रेखा में मान लो कहीं 0 होगा, होगा कि नहीं होगा। 0 से, जैसे मान लो हम लोग इस पॉइंट से ही लेते हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि जैसे ये वाला एक 1 या कुछ, इससे समझ में नहीं आएगा। मान लो एक 1 हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया। तो √2 किस जगह पर होगा, देखने से पहले हम लोग √2 को पहले सजाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हम लिखे थे कि दर्शाइए कि संख्या √2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो √2 को बाबू हम लिख सकते हैं, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1। वन को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। तो हम लोग जो अभी समकोण त्रिभुज पढ़े थे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसको कर्ण बोलते थे, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस आधार।
परपेंडिकुलर मतलब लंब, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, और बेस मतलब आधार। ये जनरली हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, इसलिए तुम लोग भी यूज कर लेना। यानी कि क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण एच बराबर होता है रूट अंडर, ये स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट बन जाता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तुमको देख के यहाँ पे कुछ फील हो रहा है कि यहाँ पे एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा और एक हाइपोटेनियस होगा। यानी कि अगर किसी को पी बी एच माना जाए तो पहले बेस को ही मान लो। तो बेस इक्वल टू हो गया 1, बेस इक्वल टू कितना हो गया 1, परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना हो गया 1। तो जब बेस 1 हो और परपेंडिकुलर 1 हो तो हमको रूट 2 मिल जाएगा, कौन, हाइपोटेनियस मिल जाएगा। उसका एच कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। अब कोई स्क्वायरिंग करके 2 मत कर देना, रूट 2 क्योंकि ये रूट इधर आएगा तो ऑटोमेटिक ये स्क्वायर हो जाएगा, तो वो मायने नहीं रखेगा। यानी कि रूट 2 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो सीधे तौर पर अब हम लोग संख्या रेखा पर थोड़ा सा आते हैं और देखते हैं। जैसे देखो कैसे करेंगे, ठीक है। तो मान लो किसी एक पॉइंट पर हम लोग पोजीशन करते हैं, अरे मान लो ये पॉइंट पर हम लिए, ध्यान समझो, 0 लिए स्केल से ही किसी भी नाप का एक 1 ले लेना। क्या ले लेना, 1। यानी कि बात को समझो कि अपने नाप का कोई एक ले लेना। जैसे यहां तो दिया नहीं है इसको, देखो हम एक किसको मानते हैं, ठीक है, हम 5 सेंटीमीटर बराबर 1 मानते हैं। देखो हम 5 को यहां से यहां तक लिए, देखो इस पॉइंट पर हम लिए ये 1 हो गया, ठीक। कोई भी नाप का, यानी कि अगर हम लोग 0 से देखा जाए, ये 0 माने हैं, हम इसको 1 मानते हैं, इसको इतना ही डिस्टेंस पर क्या मानते हैं, 2 मानते हैं, ये 3 मानते हैं। ये हमें अप्रोक्स लिए हैं, तुम लोग स्केल से नाप कर ले लेना। जितना 0 से 1 तक का डिस्टेंस लोगे, 1 से 2 तक का उतना ही लेना, 2 से 3 उतना ही लेना। क्यों बोल रहे हैं, जब मान लो रूट 2 को दर्शा रहे हैं, तो रूट 2 को दर्शा रहे हैं तो क्या होगा 1 प्लस 1, यानी कि रूट अंडर 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। यानी कि सर मेरा बेस 1 मिल गया, परपेंडिकुलर मेरा 1 मिल गया, तब हाइपोटेनियस मेरा रूट 2 निकलेगा सर। तो पहले बेस को तैयार करना पड़ेगा। तो बेस हम लोग 0 से लेकर 1 तक ले लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ 90 डिग्री बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री अभी अगर चांद से हम बना रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो एक आता है कंपास, सॉरी कंपास बोल रहे हैं, 1.5 सुई जिसको बोलते हैं, कंपास ही बोलते हैं। देखो तो ये हम लोग आ गए प्रोटेक्टर से, हम लोग इस पे 90 डिग्री यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर हम कितना बना लेते हैं, 90 डिग्री बना लेते हैं। कितना डिग्री है, 90 डिग्री। हम लोग इसको मैच कर लेते हैं। थोड़ा सा लंबा लग रहा है इसमें, क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा ऑफलाइन में बताना आसान हो जाता है, ग्राफ व्राफ का काम, बाकी बोर्ड में इसी में वही टेंशन है। देखो ये क्यों लिए, मान लो 0 से 1 तक हम जितना डिस्टेंस लिए हैं, यहाँ पे एक 90 डिग्री बनाना है। देखो इसका पूरा थीम को समझाते हैं पहले।
ये √2 है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक 90 डिग्री यहाँ पे खींचेंगे, किसी भी पॉइंट, मान लो यहाँ 0 लिए, यहाँ से यहाँ तक 1 माने, यहाँ से यहाँ तक इधर 2 माने, यहाँ से यहाँ तक 3 माने, जो भी माने। यहाँ पे मान लो 0 से 1 लिए, क्यों, क्योंकि बेस कितना है हम लोग का 1 है। तो 1 लिए तो 1 पे हम सबसे पहले 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, ये फिर इधर से ये इधर से ये चला जाएगा। अब फिर ये डिस्टेंस हम जितना लिए हैं उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर लेंगे। मान लो ये भी 1, ये भी 1, तो देखो बेस 1 परपेंडिकुलर 1, तो हाइपोटेनियस कितना होगा √2। ये डिस्टेंस हमको मिल गया कितना, √2 का डिस्टेंस। अब यही डिस्टेंस जब हम कंपास से ऐसे करके यहाँ से लेंगे ये डिस्टेंस को, और ऐसे करके हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे ऐसे ये डॉट 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 इधर मिला देंगे। ये ऐसे करके जो हम मिला देंगे ना, ये पॉइंट ही मेरा होगा √2। इस नंबर लाइन पर ये पॉइंट होगा √2। ठीक है, हम उसी को कोशिश कर रहे हैं समझाने का कि मान लो यहाँ से 1 लिए, अब जैसे हम लोग इसको 5 को 1 माने थे, देखो ये वाला 1 हो गया। ठीक, अब ये वाला जब 1 हो गया, काफी लंबा टाइम लग जाता है इसमें, लेकिन थोड़ा सा मैं एडजस्ट करना होगा तुम लोग। देखो मान लो ये जो पॉइंट हो गया, ये हम इस तरीके से बनाए, ठीक है, 90 डिग्री यहाँ खींच लिए। तो देखो यहाँ से यहाँ तक हम 1 माने हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 माने हैं, दोनों इक्वल है। तो ये कितना है, √2 है। अब क्या करेंगे ना, यहाँ से हम लोग चाप को लेकर, यानी कि जो तुम्हारा जाके कंपास है यहाँ पर रखेंगे, और ठीक इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को लिखकर हम लोग इस तरीके से इसको यहाँ कर देंगे। तो बात को समझो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है √2, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा √2, कितना होगा √2, यानी कि यही पॉइंट जो होगा वो पॉइंट √2 को इंडिकेट करेगा। क्लियर, क्यों, क्योंकि देखो जितना चाप था हम लोग उतना ही डिस्टेंस, मतलब ये दोनों इक्वल भी है, ये दोनों क्या है, तो ये √2 है, तो ये कितना होगा √2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है √2 है, जो हम लोग डायरेक्टली मैथमेटिकली दिखा चुके हैं। क्लियर, अब हम इतना एक एक क्वेश्चन को तो बनाने जाएंगे तो हमको लगता है आधा घंटा का एक एक बनाने वाला वीडियो लग जाएगा, तो हम तुरंत उसको शॉर्टकट में बताते चलते हैं कि कैसे √3, √4, √5 बनेगा। फिर भी कुछ दिक्कत है तो बोलना, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करने की कोशिश करेंगे। जैसे अब मान लो आ गया हम लोगों का, क्या आ गया, अब इसे मान लो √3 आ गया। चलो √2 से देखो, √2 को किए 1 + 1 किए, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किए, यानी कि इससे हमको पता चल गया बेस इक्वल टू 1, परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 और हाइपोटेनियस इक्वल टू √2। हम लोग सबसे पहले क्या किए, एक लाइन खींचे, लाइन से 0 हुआ, जितना भी डिस्टेंस लेना है एक इसको मान लिए, उतना ही डिस्टेंस पर एक 2 मान लिए। अब क्या हुआ, 1 मान लो बेस कितना था 1 था, तो 0 से लेकर 1 तक के डिस्टेंस को 1 बोला जाता है। यहाँ पर 90 डिग्री हम लोग खींचेंगे, ऐसे ऐसे करके, क्या खींचे 90 डिग्री। यहाँ से अगर 1 डिस्टेंस लिए तो यहाँ भी कितना होगा 1 डिस्टेंस होगा, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया √2। इसको चाप से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर √2 है, तो इसी को जब हम ऐसे ऐसे करके मिला रहे हैं, इसका मतलब यहाँ तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है √2 है। यानी कि मेनली तुमको पूछता है कि 0 से लेकर कितना डिस्टेंस पर वो पॉइंट है, वो हमको इंडिकेट करो। तो अब जैसे √3 का कैसे करेंगे, यानी कि √3, तो √3 का बड़ा आसान होगा। बड़ा आसान कैसे होगा, ये 2 + 1 हो जाएगा, 2 प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी कि √3 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि बेस इक्वल टू हमको कितना मिल गया √2 और परपेंडिकुलर इक्वल टू 1। देखो वहाँ पे बेस 1 था तो हम लोग बड़ा आसानी से बना लिए। और √3 के लिए क्या करना पड़ता है, √3 के लिए सबसे पहले मान लो √3 हमको ड्रॉ करना है, तो पहले √2 ड्रॉ करना होगा। √2 ड्रॉ करने का तरीका है 0, हम क्या बोले यहाँ 1, यहाँ उतना ही डिस्टेंस पर 1 ले लिया कि नहीं लिया। अब यहाँ पे एक 90 डिग्री खींच लिया। अब जैसे तुम यहाँ पे 90 डिग्री खींचा, तो यहाँ से यहाँ तक का जितना डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक 1 लिया, तो ये पॉइंट तुम्हारा कितना आ गया √2। ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन, ये बेस का काम करेगा। अब यहाँ से परपेंडिकुलर खींचना, परपेंडिकुलर मतलब एक चाप को रखोगे, ध्यान से समझो कि एक चाप यहाँ पे रखोगे, यहाँ से एक लाइन खींचोगे, इस जगह पर चाप रखोगे, बार बार बोल रहे हैं देख लो,
ये वाला। यहाँ पे एक चाप रखा, यहाँ से एक बार काटा, एक बार काटा, यहाँ फिर यहाँ से रखकर इधर काटा, यानी कि इस पे 90 डिग्री बना दिया। तो जब इस पॉइंट पर 90 डिग्री बना तो ये बेस हो गया √2 और परपेंडिकुलर कितना है 1। तो 1 कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ तक जितना माने हो उतना ही मानना, यहाँ 1 मान लिया, यहाँ से मिला दिए। तो देखो ये √2 बेस, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस कितना होगा √3। कितना होगा √3। अब जब देखो √2 को हम ऐसे करके लिखे थे यहाँ, तो यहाँ दर्शा दिए थे, तो √3 को जब ऐसे करके लिखेंगे तो हम लोगों का लगभग यहाँ पे 1.73 तो आएगा, यानी कि ठीक इस तरीके से। क्लियर। हम इसको देखो फिर से एक बार और रिमाइंड करवा देते हैं दूसरा बनवाकर। देखो √3 कैसे बनाना है। √3 बनाने का मतलब हो गया, सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे 2 + 1, यानी कि सबसे पहले हो गया √2 का स्क्वायर और +1। तो देखो √2 + 1 का स्क्वायर, यानी कि बेस इक्वल टू हो गया मेरा √2 और परपेंडिकुलर इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमको टारगेट क्या करना है, सबसे पहले हमको टारगेट करना पड़ेगा 0 1, माने पहले √2 बना लेना है। पहले क्या बना लेना है, √2 बनाने का यही तरीका जो हम लोग इसको पढ़े अभी, ये √2 बनाने का तरीका हो गया। तो ये 1 हो गया, ये 1, तो ये 1 और 1 ये कितना हो गया √2, √2 बेस हो गया। अब √2 बनाने के बाद देखो तो ये रूट हो गया। अब √2 को क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन 90 डिग्री खींच लेना है। तुम क्या मांग, अब जैसे यहाँ √2 हो गया तो एक 90 डिग्री यहाँ खींच लो, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे, ये 90 डिग्री। तो यहाँ से जितना तक का डिस्टेंस लिए हो उतना ही डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लेना, तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक मिला देना। ये √2 ये 1, तो ये कितना हो गया √3। और फिर इसी चाप को यहाँ से एक चाप का नाप ले लेना और ऐसे करके यहाँ से डॉट 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 करते हुए जिस जगह पर मिले वो पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा √3। ठीक है, ये √3 हो गया। फिर अगर तुम यहाँ से मान लो एक 90 डिग्री लोगे, अगर मान लो फिर यहाँ से तुम एक 90 डिग्री खींचोगे, ये इधर खींचोगे, इधर खींचोगे, इधर खींचोगे, उधर खींचोगे, ये हो गया। ये पॉइंट मान लो यहाँ से यहाँ तक मान लो डिस्टेंस फिर 1 ले लिया, जितना डिस्टेंस है, तो √3 और 1 हो जाएगा तुम्हारा जाके ये √4। फिर यहाँ पर एक 90 डिग्री इधर लोगे, इधर लोगे, इधर से काटोगे, उधर से काटोगे, फिर ये पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, फिर यहाँ से मान लो एक 1 ले लिया, तो ये तुम्हारा हो गया √5। ये कितना हो गया √5। लेकिन सर क्या √5 का इतना ही, फिर वो √5 फिर यहाँ 1 लगे तो फिर √6 √7 करते करते ये चला जाएगा। लेकिन क्या सर यही प्रोसेस है? देखो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि यही प्रोसेस है। आखिर इसको हम लोग कैसे इंडिकेट कर सकते हैं? जैसे मान लो √5 को अगर शॉर्ट में देखा जाए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 प्लस नहीं 4 + 1 लिखो। देखो देखो 5 को हम क्या लिख सकते हैं 4 + 1। तो सबसे पहले 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो जैसे √5 हो गया, तो √5 मतलब हो गया, तो इससे हमको क्या पता चला कि बेस इक्वल टू 2 मान लो, परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 मान लिए, और हाइपोटेनियस इक्वल टू, तब ऑटोमेटिक कितना निकल जाएगा √5 निकल जाएगा। तो हम लोग ये √5 कैसे निकलेगा उस चीज पे अभी ध्यान देते हैं। देखो हम क्या बोले, बेस 2 हो गया, परपेंडिकुलर 1 हो गया और तुम्हारा हाइपोटेनियस 5 हो गया। तो क्या करेंगे, एक लाइन को सेम प्रोसेस वही खींचेंगे। मान रहे हैं बाबू थोड़ा लंबा हो जा रहा है, और ये बात है कि बोर्ड पे वो चीज प्रैक्टिकली नहीं कर पाते हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। हम लोगों को क्या बनाना है, बेस कितना लेना है 2 लेना है, यानी कि 0 से लेकर 2 तक बेस ले लिए, बेस का काम खत्म। अब हमको परपेंडिकुलर 1, तो परपेंडिकुलर मतलब जिस पॉइंट पर बोला यहाँ पे सबसे पहले एक 90 डिग्री कौन खींचेंगे, ऐसे 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 करके ये खींच लिए। ये अगर 2 लिए हैं तो यहाँ से यहाँ तक 1 लेना होगा, मतलब ये डिस्टेंस जितना है ये 1 लेना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 2, कितना हो गया 2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 1, तो 2 और 1, तो ये जो होगा ना ये वाला, ये होगा √5। ये कितना होगा
√5 डायरेक्टली, और √5 उधर से बना सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर √5 हो गया, तुम जब इसको मिलाओगे इस तरीके से यहाँ पर, ये जो पॉइंट मिलेगा ना, यही पॉइंट होगा √5, और हम लोग संख्या रेखा पर इसको दर्शा दिए। उम्मीद करते हैं कि हम इसको समझा पाए होंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो तुम्हारा क्रियाकलाप के लिए, तो वो इम्पोर्टेंट इस एक्सरसाइज का नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास 3 में एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.3 में मिलेंगे। हाँ, इसमें समझाने में हो सकता है हमको टाइम लगा हो, या फिर उसका बोर्ड में हम सही ढंग से नहीं समझाएं, बोलना जितना पॉसिबल होगा वो बना देंगे, सामने होता तो बता देते। फिर भी जो भी दिक्कत है बोल सकते हो। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।